नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए वोटिंग हुई पूरी। 8 राज्यों की 58 सीटों पर हुआ मतदान। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। वोटिंग के बीच पश्चिम बंगाल में फिर बवाल, तो वहीं धरने पर बैठी महबूबा मुफ्ती। बिहार में पीएम मोदी ने 3 चुनावी जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर किया हमला। पीएम ने कहा, गांधी परिवार के बेटे से लेकर आपके आका की पत्नी तक प्रधानमंत्री पद की दावेदार। राहुल गांधी ने अमृतसर से चुनावी रैलियों का किया आगाज। कांग्रेस की 5 बड़ी रैलियां पंजाब में हुई तय, तो वहीं एक साथ पहली बार वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने किया रोड शो। आतिशी मारलेना का बड़ा आरोप, कहा एलजी ने वोटिंग धीरे करवाने के दिए आदेश। झूठे आरोप पर भड़के दिल्ली के एलजी। वीके सक्सेना ने केजरीवाल पर कसा तंज। आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की बात। मेधा पाटकर को लगा बड़ा झटका। मानहानि मामले में कोर्ट ने माना मेधा पाटकर को दोषी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने किया था केस। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 सीटों पर वोटिंग हुई। जिन सीटों पर वोटिंग हुई उसमें बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है, जिसमें कई दिग्गज भी मैदान में है। दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, पर वोटिंग के दिन हर बार की तरह पश्चिम बंगाल से बवाल की खबर सामने आई। पश्चिम बंगाल की घाटल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हिरण चटर्जी को प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने रोक लिया। इसके बाद वहां बवाल मच गया। लाठी डंडों के साथ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी तक कर डाली। मेदिनीपुर से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के काफिले को भी रोका गया। अग्निमित्रा पॉल ने वोटिंग के बीच में दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोलिंग एजेंट को बूथ से भगाया है। साथ ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बांकुड़ा जिले में बीजेपी टैग वाली ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। तो वहीं चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों का खंडन करते हुए करारा जवाब दिया है। साथ ही पीडीपी की प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती के धरने पर बैठने की भी खबर सामने आई। उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और मोबाइल फोन का आउटगोइंग कॉल बंद करने का आरोप लगाया है। 6 फेज की वोटिंग पूरी हो गई है। सर, कैसी रही वोटिंग और हर बार की तरह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बवाल क्यों? देखिए, जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है इससे तो पता चल रहा है कि ममता बनर्जी पिछली बार 3 सीटें जीती थी 8 में से जो चुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार उसमें से एक आध जीत जाए बड़ी मुश्किल है। नंदीग्राम में जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी, बाइक पर आया हुआ था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा ये शेखों का काम है, ये जिहादियों का काम है। इन लोगों ने ममता बनर्जी के साथ मिलजुल कर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में दहशत पैदा करने की कोशिश की है। और फिर चुनाव के दिन भी ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, एक काफिले को रोकना, वहां पर वोट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करना, ये दिखाता है कि वहां पर ममता बनर्जी इस बार हार से बौखला चुकी है। इस बार जो 8 सीटों पर चुनाव होना है उसमें से एक भी सीट वो जीतने वाली नहीं है। अधिकारी परिवार के वर्चस्व वाले पूर्वी मेदिनीपुर के 3 सीटें हैं और ऐसे में ममता बनर्जी के साथ समस्या जो बड़ी है, उसके बाद ये टीएमसी अब आगे के चुनावों के लिए झगड़ा पर उतर आई है कि हम मजबूत स्थिति में दिखना शुरू करें। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी विपक्षी पार्टियां ये घटिया आरोप लगा रही है उसको समझने की जरूरत है। लोगों को समझना चाहिए कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती वो आरोप लगा रही है, एलजी साहब अगर कहते तो हम चुनाव ही नहीं लड़ते, हम प्रत्याशी नहीं बनते। भाई, एलजी साहब क्यों चाहेंगे आपके खिलाफ काम करना? क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, घाटी के 3 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है, न किसी को डायरेक्ट सपोर्ट कर रही है, चाहे श्रीनगर हो या अनंतनाग बारामूला हो। ये तीनों सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को या एलजी को आप कैसे कह सकते हो कि वो वहां चुनाव डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है?
तुम जीतो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते या फिर लोन जीते, ये जितनी पार्टियां हैं वो आपस में लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग बौखलाए हुए हैं हार से, ऐसा लगता है कि छठे चरण में ये 370 का आंकड़ा तो ऐसे ही पार कर चुका है और यही इनकी परेशानी की बड़ी वजह है। तो चुनाव के दिन जबरदस्त हलचल तेज रही, तो वहीं पीएम मोदी हर बार की तरह इस बार भी वोटिंग के दिन जबरदस्त प्रचार करते नजर आए। 50 दिनों के अंदर पीएम मोदी आज 9वीं बार बिहार के दौरे पर पहुंचे। बिहार के 3 लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर पर पूरा जोर दिया। चुनावी सभाओं को संबोधित किया। तीनों लोकसभा क्षेत्र में पीएम ने लोगों से एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। तो वहीं अपने संबोधन में पीएम विपक्ष पर जमकर बरसे। पटना के पाटलिपुत्र में उन्होंने कहा कि विपक्षी गुट इंडिया देश भर में स्थिर सरकार नहीं 5 प्रधानमंत्री देना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि उनका मकसद 5 साल में 5 पीएम देने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि विपक्ष की योजना में गांधी परिवार के बेटे से लेकर आम आदमी पार्टी के आका की पत्नी तक के नाम पीएम पद की रेस में शामिल है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए यह भी कहा कि इंडी गठबंधन का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। साथ ही बिहार की जनता से पीएम ने वादा किया कि वो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डटकर खड़े रहेंगे। सर, हर बार देखा जाता है कि जिस दिन वोटिंग होती है पीएम मोदी बिहार में ही होते हैं। ये कोई संयोग है या बीजेपी की कोई रणनीति है कि बिहार के वोटर्स पर इसका ज्यादा असर पड़े? देखिए, जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुए, 7 फेज में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव रखे गए हैं और एक क्षेत्र में चुनाव होता है तो दूसरे क्षेत्र में आप प्रचार कर सकते हो। तो ऐसे में पीएम मोदी का शेड्यूल भी ऐसा रखा गया क्योंकि बिहार में थोड़े से चैलेंजेस इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं लेकिन नीतीश कुमार के लिए थे और इसको पीएम मोदी ने सही तरीके से आकलन किया कि वो जितनी बार प्रचार करने जाते हैं केवल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करते। उनकी शुरुआत ही जो हुई थी वो जमुई की रैली से हुई थी जहां पर चिराग पासवान का कैंडिडेट था। तो पीएम मोदी ने जो नैरेटिव क्रिएट किया है वो बिहार में भी वही बात कर रहे हैं कि बिहार जैसे राज्य में जहां तो परिवारवादी राजनीति का एक और नमूना बैठे हुए हैं लालू प्रसाद यादव, बेटा भी मंत्री बनेगा, बेटी भी एमपी बनेगी, पत्नी भी सीएम बनेगी, ये सारे लोग एक ही परिवार में। अब तो ये चलने लगा है, लालटेन का मतलब है लालू प्लस 10। इनके पूरे परिवार के लोग जो हैं वो मिलकर ही लालटेन बनाए हैं। तो ये दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का और उसी दुर्भाग्य को बार बार दोहरा रहे हैं कि आप लोग चाहते क्या हैं। आप देख लो, लालू परिवार की तरह केजरीवाल परिवार भी है, उधर राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ दो, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक परिवारवादी राजनीति ही कर रहे हैं। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो ऐसे जमकर बैठी हुई है कि दूसरे को मौका ही नहीं देती है और चोर लुटेरों का ये गैंग अगर जब तक हिंदुस्तान की राजनीति में इसी तरीके से रहेगा तो ये खोखला करता रहेगा। लोग इसे ध्यान से सुन रहे हैं और यही वजह है कि इन पार्टियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिहार में पिछले बार लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट हुई थी, इस बार भी लगता है 0 पर ही आउट होगी। जी, तो पीएम मोदी अपनी रैलियों के जरिए जमकर विपक्ष पर बरसे, तो वहीं वोटिंग के दिन विपक्ष ने भी चुनाव प्रचार पर अपना जोर लगाया। राहुल गांधी जो दिल्ली में वोटिंग के बाद पंजाब के लिए रवाना हो गए, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बाद चुनावी प्रचार का आगाज किया। आने वाले 2-3 दिनों तक पंजाब में कांग्रेस की 5 बड़ी रैलियां होनी है। प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए पंजाब जाएंगी। तो वहीं आज प्रियंका गांधी और डिंपल यादव एक साथ कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में वाराणसी में रोड शो भी करती नजर आई। ये पहला मौका था जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिंपल यादव एक साथ रोड शो में शामिल हुई है। राहुल गांधी ने पंजाब से चुनावी रैलियों का आगाज कर दिया है, पर आज जो प्रियंका गांधी और डिंपल यादव साथ नजर आई है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम अगर एक साथ जुड़े भी प्रचार भी करने जा रहे हैं तो कहां पर और किसके खिलाफ करने जा रहे हैं। वाराणसी में आप अजय राय के खिलाफ प्रचार समर्थन में प्रचार करोगे, पीएम मोदी के खिलाफ, और प्रियंका वाड्रा हो या डिंपल यादव हो या पूरा का पूरा विपक्ष भी वहां पर एकजुट होकर सारे लोगों को बुला लेना चाहिए। मीसा भारती को बुला लें, बिहार से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को बुला दे, शरद पवार को बुला ले, ये सब मिलके एक बार वाराणसी में क्यों नहीं रैली करते?
इंडी अलायंस के सारे नेता एक साथ आ जाएं, वाराणसी में अपनी किस्मत आजमा लें कि हम लोगों का अगर 5% भी समर्थन हो, इन लोगों को 10-20% भी लोग चाहते हो, तो वाराणसी में सब इकट्ठा होकर एक बार वहां अपनी ताकत का, शक्ति का प्रदर्शन कर लें, तब पता चलेगा कि पीएम मोदी अकेले इन सारे झुंड पर कैसे भारी पड़ते हैं। ये प्रियंका वाड्रा या डिंपल यादव क्या है, इन दोनों के अलावा पूरा खानदान भी आ जाए तो वाराणसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आसपास के क्षेत्रों में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो पीएम मोदी के क्षेत्र में भी हम जाने से हिचक नहीं रहे हैं। ऐसे जहां पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जहां थोड़े से मजबूत हो वहां और मजबूत करो, जहां आधार ही नहीं है वहां आधार बनाने के लिए तुम लोग कितना मेहनत कर पाओगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की, जहां आतिशी मार्लेना की तरफ से दिल्ली के एलजी पर लगाया गया आरोप और झूठ आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ा सकता है। दरअसल दिल्ली में वोटिंग से पहले आतिशी ने एलजी पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि ऐसी जानकारी मिली है कि आज एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में है वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। आतिशी के इस ट्वीट को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी रीट्वीट कर दिया और लिखा कि यह हैरान करने वाला है। पर इस झूठे आरोप को लेकर दिल्ली के एलजी भड़क उठे हैं। एलजी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को एक्स पर जवाब देते हुए लिखा, आदत ही बना ली है आपने तो एक केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना है बस रोते हुए रहना। चुनाव की पूर्व संध्या पर एक मंत्री की ओर से संवैधानिक संस्था पर झूठे और अनुचित बयान पर, जिसका आपने भी समर्थन किया है, कड़ा संज्ञान लिया है। दिल्ली के एलजी ने झूठे आरोप लगाने के लिए मंत्री आतिशी पर एक्शन लेने की बात कही है। आतिशी मार्लेना की तरफ से जो झूठा आरोप लगाया गया, क्या एक्शन लेंगे एलजी साहब? देखिए, एक्शन तो लेना चाहिए और एलजी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लीगल एडवाइजर से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो मंत्री हैं दिल्ली सरकार की, सबसे ज्यादा विभाग उनके पास है और वो लगातार, एक बार नहीं लगातार झूठ बोलती है प्रेस के सामने। पिछली बार 20 करोड़ की बात हुई थी विधायकों को लेकर, उससे सवाल पूछा गया, बार बार कहा गया भाई नाम बताओ तो हम इसका खुलासा करेंगे। मनीष सिसोदिया के ऊपर इन्होंने कहा था मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जाने का दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद सबूत मांगा गया, ये भाग गई। इनका ये जो स्वभाव है उससे लोग ने कहना शुरू कर दिया है कि ये हिट एंड रन वाले महिला हैं, जो डायरेक्ट कोई आरोप लगाएगी उसके बाद भाग जाएगी। और ये केजरीवाल ने ट्रेनिंग दी है, तो केजरीवाल से ट्रेनिंग लिए हुए ये जो लोग हैं उनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया जाए तो ये तो ऐसे ही झूठ फरेब की राजनीति करती रहेगी। इसलिए एलजी वीके सक्सेना ने इस बार सोचा है कि पहले इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ, इनकी जांच करवाओ और फिर इनको अब बताना पड़ेगा कि आपके सोर्सेस क्या थे। ये तो पता है कि जैसे ही ये पूछा जाएगा आतिशी बोलेगी कि इस नंबर से फोन आया था, ये वर्कर का नंबर था। अब इसने दिन भर में अगर किसी के नंबर पर अननोन नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर या फिर किसी और के फोन से फोन आ रहा है तो उसकी जांच आप कहां करेंगे? वॉइस रिकॉर्डर में सब रिकॉर्ड कहां है? तो ये स्थितियां इन लोगों की है। लेकिन ये तो तय है कि अगर झूठ फरेब बोलने के मामले में इन लोगों को कोई सजा नहीं दिलाई जाएगी तो फिर ऐसी ही राजनीति दिल्ली में चलती रहेगी। इसलिए इस बार स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तैयारी आतिशी के खिलाफ चल रही है। जी, तो दिल्ली के एलजी अब झूठे आरोप लगाने पर आतिशी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से ही जुड़े एक मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से मेधा पाटकर के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने मेधा पाटकर को दोषी ठहरा दिया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया है। कानून के मुताबिक उन्हें सजा के तौर पर 2 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही मिल सकता है। हालांकि ये मामला काफी पुराना है। पाटकर और दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के बीच ये मामला 2003 से ही चल रहा था, पर अब जाकर बड़ी कार्रवाई की गई है। मामला ये पुराना है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है सर जिसमें मेधा पाटकर को दोषी ठहराया गया? देखिए, जिस तरीके से ये मेधा पाटकर हो, तिस्ता सितलवाड़ हो, या ये महिलाओं की बात नहीं है, पूरा एनजीओ का गैंग जो है,
हिंदुस्तान के अंदर जो एनजीओ चला रहे हैं उसमें एक बड़ी भूमिका विदेशी फंडिंग की होती है। और जब विदेशों से पैसा आता है तो उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है कि इन एनजीओ को फंडिंग दो तरीके से करो। एक, भारत की विकास परियोजनाओं को रोकना है। रोकना कैसे है? उसके लिए दो रास्ता ये लोग अपनाते हैं। एक, प्रोटेस्ट का रास्ता, जिसके लिए पैसे बांटे जाते हैं गरीब भोले भाले मजदूरों को, किसानों को, आदिवासियों को, जैसा क्षेत्र है वैसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, लीगल बैटल ये लोग लड़ते हैं। उन्हीं लोगों के प्रोटेस्ट के आधार पर छोटी छोटी जो संस्थानें हैं, संगठन हैं उस क्षेत्र के, जो कि 2-4 गांवों से मिलकर बने हैं या गांव का पंचायत है, उनको तैयार किया जाता है कोर्ट में केस करने के लिए। उस परियोजना को रोकना है तो ऐसे रोका जा सकता है। ये उस समय की बात है जब ये नर्मदा बचाओ की बात कर रही थी। और नर्मदा रिवर फ्रंट, ये जो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक जो नदी जोड़ो परियोजनाएं चल रही थी, उसमें डैम बनाए जाएंगे। और डैम जब बनाए जाएंगे तो वहां पर लोग डिस्प्लेस्ड होंगे। उन डिस्प्लेस्ड लोगों को कैसे स्थानांतरित करना है, यह सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि उन लोगों को सही जगह पर रखा जाए, उनको कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन इन लोगों का क्या मानना है? हम यहां से हटेंगे ही नहीं, इन्हीं जगहों पर रहेंगे। और इसके कारण डैम नहीं बनेगा, इसके कारण कहीं माइनिंग नहीं होंगे। तो इन लोगों ने जो तरीके अपनाए थे उसके खिलाफ, ये नर्मदा अथॉरिटी के प्रमुख हुआ करते थे वीके सक्सेना, उन्होंने मेघा पाटेकर के खिलाफ कुछ बातें कही थी। और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? उनके खिलाफ पोस्टर लगवा दिए, उनके खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया, इनको गुजरात सरकार का एजेंट बता दिया, इनको ऐसे ऐसे छवि खराब करने की कोशिश की जिससे कि लोगों के बीच ये लगे कि वीके सक्सेना उस समय विलेन के तौर पर आ जाए। इन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और उसी की सुनवाई हो रही थी। जब ये दिल्ली के एलजी बने तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये मामला दिल्ली के कोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि बार बार जाने आने में परेशानी होगी। और इसी के आधार पर यहां मुकदमा चल रहा था और जज ने बताया कि आप किसी पब्लिक फिगर को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते, इसलिए मानहानि का मुकदमा है, क्रिमिनल डिफेमेशन है, तो 2 साल की सजा तो होनी है। जैसे राहुल गांधी को हुई वैसे इन लोगों को होगी। अब इन लोगों को सबक मिलेगा कि कैसे किसी को बदनाम करने के लिए हमें भी बदनाम होना पड़ेगा, हमें भी सजा भुगतना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।